हेलो स्टूडेंट, पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था जनन क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद अपन ने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। अलैंगिक जनन क्या है, उसमें किस चीज़ का अभाव होता है, कौन सी चीज़ उपस्थित होती है, एक जनक भाग लेते हैं, ये सब जानकारी अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। ये अलैंगिक जनन की अपन ने विशेषताएँ पढ़ी थी और क्या पढ़ा था, क्लोन क्या है ये भी पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे कायिक जनन। कायिक जनन क्या है, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अलैंगिक जनन के अंदर ही कायिक जनन को रखा गया है। तो आज अपन पढ़ेंगे कायिक जनन क्या है। तो इसमें लिखा है बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से बीज का निर्माण करना। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, उच्च श्रेणी के बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके बीज से दूसरे पौधे का निर्माण नहीं होता है, वो अपने अंग से ही, उनके अंग से ही दूसरे पौधे का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे यहाँ डेफिनेशन लिखी है मैंने कि बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से बीज का निर्माण करना क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था, कायिक मतलब काय मतलब होता है शरीर, मतलब अपने ही शरीर के द्वारा जनन क्या होता है, कायिक जनन। कुछ पौधे, उच्च श्रेणी के पौधे ऐसे होते हैं जो अपने ही शरीर से क्या करते हैं, जनन करते हैं। जैसे आलू है, आलू के भाग को काट कर आप यदि लगा दें तो क्या हो जाएगा, फिर से वहाँ पे एक प्लांट का निर्माण हो जाएगा, एक पौधा क्या है वहाँ से अंकुरित होना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे प्रवर्धन। एक और शब्द आया है आपकी बुक में कायिक जनन के बाद कि प्रवर्धन क्या है। तो हम देखेंगे कायिक जनन के लिए उपयोग किए जाने वाले अंग, जैसे जड़, तना, पत्ती। क्या लिखा है, कायिक जनन के लिए उपयोग किए जाने वाले। तो कायिक जनन के लिए कैसे उपयोग करेंगे कि जैसे कोई पादप है, ठीक है, उसके अंग से हमें दूसरे पौधे का निर्माण करना है तो उसके अंग को काट कर ही तो हम लगाएंगे, उसके पास तो बीज उपलब्ध नहीं है ना। उसके अंग को काट कर जब हम लगाएंगे तो क्या है, वहाँ से एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो वो कौन सी चीज़ों से निर्माण करता है, जड़ भी हो सकती, तना भी हो सकती, पत्ती भी हो सकती है। तो कायिक जनन के लिए उपयोग किए जाने वाले अंग, मतलब कायिक जनन में जो अंग उपयोग किए जाएंगे उन सब अंगों का नाम हम क्या देंगे, प्रवर्धन देंगे। क्या नाम देंगे हम, प्रवर्धन। कायिक जनन के लिए उपयोग किए जाने वाले अंगों को नाम हम क्या देंगे, प्रवर्धन। जैसे मैंने यहाँ लिखा है जड़, तना और पत्ती। इसके बाद आता है कि कायिक प्रवर्धन होते कितने प्रकार के हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता क्या है, आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। बायोलॉजी में कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग किया गया है कि उन शब्दों के अंदर ही, बायोलॉजी में कुछ ऐसे शब्द उपयोग में किए गए हैं जिनसे उन शब्दों के पढ़ने से ही हमें उनकी परिभाषा के बारे में मालूम चलता है। जैसे यहाँ लिखा है प्राकृतिक। प्राकृतिक आपको सबको पता है, जो प्रकृति से उत्पन्न हो या प्रकृति से हो। और कायिक प्रवर्धन में आपको बता चुकी हूँ, मतलब कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन से रिलेशन ये है कि जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है, जिसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप ना हो किसी भी प्रकार से, वो जो भी हो वो नेचुरल हो, प्रकृति से हो, ठीक है। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या हो जाएगा, जिसमें मानव का हस्तक्षेप हो, जो प्रवर्धन मानव खुद कराए, है ना, अपने उससे कराए, वो क्या हो जाएगा, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता किसके द्वारा है। ठीक है, अभी मैंने बताया कायिक प्रवर्धन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई जड़, तना, पत्ती के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद मैंने कायिक प्रवर्धन बताया 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब अपन आगे यहाँ ये पढ़ेंगे कि जो ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है ये होता किसके द्वारा है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे तने के द्वारा। तने के द्वारा ये कैसे होता है, ठीक है। तो तने के द्वारा पहले होता है प्रकंद। अब प्रकंद क्या है, अनियमित आकार का भूमिगत मोसल तना श्यान होता है। अनियमित आकार मतलब जिसका कोई आकार, एक निश्चित आकार ना हो, है ना, जिसको हम बता नहीं सकते कि इसका आकार भूमि के नीचे कैसा है ना। तो अनियमित आकार का भूमिगत मोसल तना श्यान, श्यान मतलब क्या होता है, फ्लैट। श्यान को क्या बोलते हैं, फ्लैट होता है। एग्जाम्पल दिया मैंने अदरक, हल्दी आदि। जैसे कि ये भूमि है, भूमि के नीचे ये अनियमित आकार का है, ठीक है।
अनियमित आकार का है। अब हर अदरक के नीचे का जो पार्ट होता है वो हम डिसाइड तो नहीं कर सकते कि वैसा ही होगा, है ना, आकार उसका चेंज हो सकता है ना। अदरक देखा है आपने, अदरक का आकार क्या होता है, कई अदरक का कुछ होता है थोड़ा सा चेंज होगा, भूमि के नीचे क्या है उसका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। क्या बात हो रही है, अनियमित आकार। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जब तने के द्वारा पहला पढ़ेंगे प्रकंद, तो क्या याद रखना है कि जो अनियमित आकार का होता है, मतलब जिसका आकार निश्चित ना हो। उसके बाद भूमिगत मौसल तना श्यान होता है, मतलब जो इसका तना होता है वो किस में होता है, भूमि के नीचे फ्लैट में होता है। ठीक है, उसके उदाहरण मैंने दिए हैं आपको, अदरक, हल्दी आदि। अब आपने अदरक भी देखा है और आपने हल्दी भी देखी है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके आगे सेकंड है कंद। अब कंद क्या होता है, तो भूमिगत तने की शाखाओं में, भूमिगत तने मतलब भूमि के नीचे जो तना है उसकी शाखाओं में खाद्य पदार्थ संग्रहित होने से ये फूल कर गोल या अंडाकार हो जाते हैं। अच्छा, आप सबने आलू देखा होगा, देखा है आलू, आलू फूला होता है, फूला होता है ना आलू। उसके ऊपर क्या है, जब आलू को निकाला जाता है भूमि के नीचे से, तो आलू के ऊपर क्या है, एक वाइट कलर का कुछ छोटे छोटे से लगे रहते हैं, एक उसी उसको अपन तना भी बोल सकते हैं। आलू का एक भूमिगत तना छोटा सा निकला हुआ पार्ट रहता है, उसको हम आँख बोलते हैं आलू की। क्या बोलते हैं, आलू की आँख। तो क्या है, भूमिगत तने की शाखाओं में, भूमिगत तने की शाखाओं से मतलब क्या है, भूमि के नीचे जो तना है। अब भूमि के नीचे कोई चीज़ होगी, जैसे भूमि के नीचे ये इसका तना है, तो इसकी कुछ शाखाएं ऐसी फैली हुई होंगी ना, इसकी शाखाएं हुई फैली, छोटी छोटी सी शाखाएं फैली हुई होती है ना। तो शाखाओं में खाद्य पदार्थ संग्रहित होने से, अब आपको पता है आलू में कितना ज़्यादा स्टार्च होता है, सबसे अत्यधिक स्टार्च किस में उपस्थित होता है, आलू में होता है। तो भूमिगत तने की शाखाओं में खाद्य पदार्थ संग्रहित होने से ये क्या होते हैं, फूल जाता है ना, फूल जाता है आलू, और गोल या अंडाकार हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, अपन ये बोल सकते हैं। ठीक है, गोल या अंडाकार भी बोल सकते हैं, या लगा हुआ है बीच में, तो क्या होता है, फूल कर गोल हो जाते हैं, जिससे कलिका निकलती है। अब आपने देखा हो आलू के ऊपर ऐसा कुछ थोड़ा सा ऐसा पार्ट निकला हुआ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कलिका, आलू की कलिका तो निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आँख कहते हैं। किसकी आँख कहते हैं, आलू की आँख बोलते हैं उसको हम। उसका एग्जाम्पल आलू है। ठीक है, आलू आप सभी लोगों ने देखा हुआ है। इसके बाद आते हैं घनकंद। घनकंद क्या है, प्रकंद का रूपांतरण। प्रकंद हमने पढ़ाया भी, अनियमित आकार का भूमिगत मौसल तना श्यान होता है, पढ़ाया ना। तो ये प्रकंद का क्या है, रूपांतरण है। प्रकंद ही है लेकिन उसके रूप में क्या किया गया है, अंतर पैदा कर दिया गया है, रूपांतरण हो गया, इसके रूप में अंतर पैदा हो गया है। तो रूपांतरण जिसमें खाद्य पदार्थ का संग्रहण होता है। अब इसमें भी खाद्य पदार्थ का संग्रहण होता है, लेकिन भूमिगत तने की शाखाओं में खाद्य पदार्थ का संग्रहित होने से यह फूलकर इसकी क्या है, आकृति क्या हो जाती है, अंडाकार या गोलाकार हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये प्रकंद का सीधा सीधा रूपांतरण है, और जिसमें खाद्य का पदार्थ का संग्रहण होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अरबी। अच्छा, आप इन सब चीज़ों के एग्जाम्पल याद रखोगे तो आपको ये लिखने में हेल्प हो जाएगी बहुत ज़्यादा। जैसे आपने अदरक, हल्दी भी देखी हुई है ना, आलू भी देखा हुआ है आपने, है ना। तो ये जो चीज़ें आप एग्जाम्पल याद रखोगे तो आपको लिखने में सहायता हो जाएगी। इसके बाद बात आती है, अगला पॉइंट है सल्ककंद। सल्ककंद क्या है, स्तंभ। स्तंभ कैसा होता है, ऐसा खड़ा होता है ना स्तंभ, कोई भी चीज लंबी है, खड़े में है, तो उसको हम स्तंभ बोलते हैं ना, स्तंभ। तो स्तंभ क्या है, इसका बहुत छोटा होता है, स्तंभ बहुत छोटा होता है, जिसके निचले भाग से अपस्थानिक जड़ और पर्व संधियाँ निकली रहती है। जैसे ये भूमि के नीचे से होगा तो इसका स्तंभ छोटा होगा। इसके बाद क्या है, इसके निचले भाग से क्या है, अपस्थानिक जड़ें निकली होंगी और पर्व संधियाँ पास पास होती हैं। ठीक है, क्लियर है। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्याज और लहसुन। और नेक्स्ट है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। क्या है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, अभी अपन ने क्या पढ़ा, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब अपन पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम मतलब क्या होता है, मानव निर्मित, जो जिसका निर्माण क्या करे, मानव करे, है ना। इसमें मानव का हस्तक्षेप हो सकता है, उसमें क्या पढ़ा था अपन ने, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो प्रकृति के द्वारा होता है ना। अच्छा, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पर। क्या लिखा है मैंने, जब मानव निर्मित पद्धतियों का प्रयोग कर एक पौधे से कई नए पौधों को विकसित किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। किससे, मानव निर्मित पद्धतियों से। ऐसी कौन सी पद्धतियां हैं जो मानव ने बनाई हैं, वो मानव निर्मित पद्धतियां हैं। ठीक है, उनका हम प्रयोग करके एक पौधे से कई नए पौधों का विकास
कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कुल मिला के बात इतनी सी है कि वह प्रवर्धन जो मानव द्वारा किया जाए या मानव निर्मित पद्धतियों के द्वारा क्या किया जाए, एक पौधे से एक नए पौधे का निर्माण किया जाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। बहुत ईजी है, नाम से ही आपको उसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी और आप अपने मन से भी लिख सकते हो। इसके बाद इसकी 3 विधियां हैं। एक है पहला कर्तन, दूसरा है दाब लगाना, तीसरा है रोपण। कर्तन में पहला स्तंभ और मूल है, ठीक है। सेकंड है दाब लगाना, दाब में टीला दाब और एक वायु दाब के द्वारा होती है, ठीक है। फिर अगला है रोपण, जिह्वारोपण और कलिका रोपण, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा बहुत आईएमपी पॉइंट है लैंगिक जनन। अपन अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ना है अपन को, लैंगिक जनन। मैंने आपको बताया था कायिक जनन किसके अंतर्गत आता है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है, ओके। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे लैंगिक जनन। अच्छा, आपको याद होगा कि अलैंगिक जनन में अपन ने पढ़ा था कि इसमें युग्मक निर्माण और संलयन जैसी कोई क्रिया नहीं होती, पढ़ा था ना। तो अब इसमें क्या होगा, लैंगिक जनन में इसमें युग्मक निर्माण व संलयन जैसी क्रिया होगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक जनक भाग लेता था, इसलिए उसमें ना तो युग्मकों का निर्माण होता था, ना संलयन जैसी कोई क्रिया भी नहीं होती थी। अच्छा, अब युग्मकों का निर्माण नहीं होगा तो संलयन की क्रिया कैसे होगी, है ना। संलयन की जो क्रिया होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, संलयन की क्रिया कैसे होती है, जब नर के शुक्राणु और मादा के क्या, अंडाणु मिलते हैं तो इनका क्या होता है, संलयन। क्या होता है, संलयन होता है या संयोजन होता है। ये क्या है, नर युग्मक है, ये नर युग्मक और ये क्या हो जाएगा, मादा युग्मक। नर युग्मक से क्या मिलता है, हमें शुक्राणु मिलते हैं और मादा युग्मक से क्या मिलते हैं, अंडाणु मिलते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे मतलब इनका संलयन होगा या इनका संयोजन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कोई चीज़ बनेगी ना। तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा, जिसका निर्माण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, युग्मनज। क्या बोलेंगे, युग्मनज। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से, इनके संलयन से जो प्राप्त होता है उसे हम युग्मनज कहते हैं। और ये जो यहाँ पे ये इन दोनों के संयोजन और संलयन से जो क्रिया होती है उसे हम निषेचन की क्रिया कहते हैं या फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। आ गया होगा समझ में। इसके बाद हाँ, तो क्या होता है, इसमें युग्मक निर्माण व संलयन जैसी क्रियाएं होती हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, अलैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक निर्माण और संलयन जैसी कोई क्रिया नहीं होती, और यहाँ पे क्या होता है, युग्मक निर्माण व संलयन जैसी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे अब इसकी विशेषताएं। पहला, ये द्विजनकीय है। इसमें कौन से जनक का मतलब क्या होता है, जो पैदा करता है। मैंने आपको बताया था जो पैदा करता है वो क्या है, जनक है, और जो पैदा होता है वो क्या है, संतति है ना। तो जो पैदा करता है वो क्या है, जनक है। इसमें द्विजनकीय भाग लेते हैं, मतलब 2 जनक भाग लेंगे। अब युग्मकों का निर्माण हो रहा है, संलयन की क्रिया हो रही है, तो 2 जनक भाग लेंगे। एक जनक से तो नहीं हो सकता ना युग्मकों का निर्माण और ना संलयन की क्रिया हो सकती है, तो 2 जनक भाग लेंगे। 2 जनक कौन से, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर और मादा भाग लेंगे, जिससे क्या होगा, संलयन की क्रिया होगी, संलयन होगा, जिनका संलयन होगा, और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होंगे, युग्मनज, ठीक है। इसके बाद अगला है अर्धसूत्री विभाजन। मैंने आपको अलैंगिक जनन, मैं बार बार अलैंगिक जनन का नाम क्यों ले रही हूँ, मैं सीधा सीधा लैंगिक जनन भी समझा सकती हूँ आपको। अलैंगिक जनन का नाम इसलिए ले रही हूँ ताकि आप उसमें और इसमें कंपैरिजन करके याद करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। उसमें समसूत्री विभाजन होता था, मतलब समान गुणसूत्र वाला विभाजन होता था। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अच्छा, ये शुक्राणु है, ये क्या है, एन टाइप का है, और अंडाणु ये क्या है, ये भी एन टाइप का। एन मतलब अगुणित, ठीक है, अगुणित। अब जब एन टाइप के मिलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n टाइप का युग्मनज का निर्माण होगा ना। 2n टाइप मतलब दुगुना नहीं बोल सकते इसको क्या बोलेंगे, द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब दुगुना नहीं होता, मतलब आधे इसके और आधे इसके मिलके बना द्विगुणित,
इसके बाद द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हुआ। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन में क्या होता था? अच्छा, आपको पता है मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 23 के जोड़े होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 और 23 के जोड़े होते हैं। समसूत्री विभाजन में अपन क्या लेते थे? 46 ही लेते थे। समसूत्री विभाजन में मैंने क्या बताया था आपको? यहाँ पे 46 है, ये जनक है, ठीक है, ये इसका विभाजन होगा, है ना। तो यहाँ पे भी 46 और यहाँ पे भी 46, समान गुणसूत्र वाला विभाजन, समसूत्री विभाजन। इसके बाद क्या बताया था मैंने? अर्धसूत्री विभाजन, है ना। उसमें बताया था ना कि अर्धसूत्री विभाजन का भाव होता है, फिर मैंने अर्धसूत्री विभाजन बताया था, फिर से बता दे रही हूँ। अर्धसूत्री विभाजन में ये 46 गुणसूत्र हैं, ठीक है, इनका विभाजन होगा तो यहाँ कुछ बनेगा और यहाँ पर भी कुछ बनेगा, है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन है तो इनका आधा आधा लेंगे हम, तो 46 का आधा क्या हो जाएगा? 23 और यहाँ पर भी 23 लेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है, यदि मान लो यहाँ हम 46 ही ले लें और यहाँ भी 46 ले लें तो जो 46 मिलकर कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य में लैंगिक जनन होता है और कुछ प्राणी भी करते हैं लैंगिक जनन, लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ मनुष्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ नर युग्मक और मादा युग्मक की बात की है ना। नर के मैंने क्या लिए हैं? शुक्राणु लिए हैं, और मादा के क्या लिए हैं? अंडाणु लिए हैं। दोनों NN टाइप के, N टाइप मतलब अगुणित और 2N मतलब द्विगुणित। इसके बाद बात आती है नर युग्मक चल एवं मादा युग्मक अचल। अब ये चल और अचल की बात क्या है? ठीक है, नर युग्मक से हमें क्या मिलते हैं? शुक्राणु मिलते हैं शुक्राणु मिलते हैं ना। शुक्राणु की क्रिया कैसी है? शुक्राणु का आकार कैसा होता है? ये यहाँ पे इसका शीर्ष होता है, शीर्ष, और यहाँ पे एक पूंछ होती है इसकी, यहाँ एक पूंछ होती है ना। ये पूंछ क्या करती है? इनको आगे चलने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? सहायता प्रदान। इनकी ये पूंछ ना होती है, आगे चलायमान नहीं हो सकते। अब क्या होता है? शुक्राणु, अच्छा अंडाणु है, जो अंडाणु चलते हैं क्या? चलते हैं अंडाणु नहीं चलते। लेकिन आप ये कहोगे कि अंडाणु में से जब अंडा निकलता है और जब फ्लूमिनल ट्यूब में पहुंचता है, ये मैं अभी समझाने के लिए चित्र बना रही हूँ, बस ऐसे ही, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मान लो ये रहता है, ठीक है, समझाने के लिए चित्र बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहते हैं? इसके अंडे रहते हैं। क्या रहते हैं? इसके अंडे रहते हैं, इसके अंडे रहते हैं, है ना। तो अब आप बोलोगे कि ये अंडे निकल के तो यहाँ कैसे आ जाता है? तो ये अंडा निकल के यहाँ आता नहीं है। यहाँ पे क्या है? बालों जैसी एक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, बालों जैसी एक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, इनको सिलोन बोलते हैं। ये सिलोन क्या करती हैं? इन पर प्रेशर डालती हैं, जिससे क्या है? अंडा बाहर निकलता है, ठीक है, अंडा बाहर निकलता है। और यहीं पर क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु का संलयन, मतलब उनका मिलना होता है। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के बाद जब इनका संलयन हो जाता है और निषेचन की क्रिया हो जाती है, तब ये यहाँ से खिसक के यहाँ पर क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? ये भ्रूण का निर्माण कर लेता है, ठीक है। इसके आगे हम समझेंगे। क्या बताया मैंने? नर युग्मक चल और मादा युग्मक अचल। तो पता चल गया नर युग्मक चल कैसे होते हैं। अब जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु वहाँ से अंदर जाएगा अंदर, तो अंडाणु तो उसके पास चल के नहीं पहुँच जाता, है ना। शुक्राणु जाता है अंदर और फिर अंडाणु से क्या करता है? संलयन की क्रिया करता है, जिससे हमें क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, में युग्मनज प्राप्त होता है। तो मादा युग्मक अचल होता है, नर युग्मक चल। चल से क्या होता है? चलना, चलायमान हो जो, और अचल जो चलायमान नहीं हो, जो चल नहीं सकता हो, है ना। शब्द से ही समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद निषेचन और युग्मनज। निषेचन की क्रिया मैंने अब भी आपको बताई कि नर युग्मक के शुक्राणु और मादा युग्मक के अंडाणु जब मिलते हैं तो संलयन की क्रिया के पश्चात जो संलयन होता है, नर युग्मक के शुक्राणु और मादा युग्मक के जब अंडाणु मिलते हैं तो संलयन होता है, इसके संलयन होता है। इस क्रिया को हम निषेचन की क्रिया बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। तो यहीं पे मैंने ये लिखा है, निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद ये अगला पॉइंट है हमारा, जनक की धीमी विधि। हमने अलैंगिक जनन में पढ़ा था कि जनक की कौन सी विधि है?
जनक की अलैंगिक जनन में या जनक की कौन सी विधि है? तीव्र विधि है। इसमें क्या है? तीव्रता से जनन होता है। लेकिन ये क्या है? जनक की, सॉरी यहाँ जनन लिखना था मुझे, जनन की धीमी विधि है। ये कौन सी है? धीमी विधि। मतलब कि जो स्लो प्रोसेस होती है। आपको पता है कि एक माता जब बच्चा पैदा करती है तो उसको बच्चा पैदा करने के लिए पूरे 9 महीने लगते हैं, है ना। 9 महीने में क्या होता है? पहले क्या होता है? पहले शुक्राणु अंडाणु का संलयन होता है। फिर संलयन के बाद क्या होता है? संलयन मतलब शुक्राणु अंडाणु का मिलना होता है। उसके बाद क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। फिर निषेचन की क्रिया के बाद क्या? युग्मनज का निर्माण होता है। फिर युग्मनज क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। उससे मतलब युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। फिर भ्रूण का धीरे धीरे विकास होता है और पूरे 9 महीने के बाद क्या है? ये जनन की क्रिया पूरी होती है। मतलब 9 महीने के बाद क्या है? आपको आपकी संतति का निर्माण होता है ना, होता है ना। ये सबको पता है, इसलिए इसको कहा गया है कि ये जनन की कौन सी विधि है? धीमी विधि है। इसके बाद बात आती है जीन विनिमय में विभिन्नताएं। अब जीन विनिमय क्या है? तो जो गुणसूत्र होते हैं, एक कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्रों का जब खंड कब होंगे गुणसूत्र? जब उनसे क्या है? अंडाणु और शुक्राणु का आपस में मिलना होगा, तो वो एक दूसरे में मिलेंगे जब, तो कुछ इस तरफ आएंगे, कुछ इस तरफ। मतलब क्या है? उनका मिलना होगा, मतलब खंड में क्या हो जाएंगे? विभाजित हो जाएंगे जब वो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीन विनिमय बोलते हैं। अब जीन विनिमय होगा तो उसमें विभिन्नताएं आएंगी। विभिन्नताएं कैसे आती हैं? जैसे आप देखिए, जैसे हमारे माता पिता हैं। अब हम हूबहू अपने माता पिता जैसे तो नहीं होते कि बिल्कुल अपने माता पिता जैसे ही सेम हो जाएं, नहीं होते ना। कुछ हद तक हमारे बाल या हमारा चेहरा या हमारा कलर, कुछ चीज़ें हमारे माता पिता से तो मैच होती हैं। लेकिन क्या बिल्कुल पूरे हम, जैसे हम फोटोकॉपी, कोई भी चीज़ अपन फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो उसके बाद बिल्कुल जैसा आप लिखा है उसका फोटोकॉपी वैसी आ जाती है ना, बिल्कुल हूबहू वैसी आ जाती है। तो क्या ऐसा होता है? हमारे माता पिता ने, जब हम किसी के माता पिता किसी को जन्म देते हैं जब, या किसी बच्चे का जन्म होता है, तो ऐसा होता है क्या कि बच्चा बिल्कुल अपने माता पिता जैसे ही पैदा हो? नहीं होता ना ऐसा। अच्छा, ऐसा होने लगे तो फिर तो हम किसी को पहचान ही नहीं पाएंगे, कौन कौन क्या है, किसका क्या नाम है ना। ऐसा नहीं होता ना। तो यही है जीन विनिमय विभिन्नताएं। मतलब गुणसूत्रों का जब क्या होता है? आपस में मिलना होता है ना। कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र होते हैं। जब इनका मिलना, अंडाणु शुक्राणु का मिलना होता है, तो क्या होता है कि वो खंड में विभाजित हो जाते हैं, है ना। तो उसमें विभिन्नताएं भी आ जाती हैं, भिन्न हो जाते हैं वो। तो क्या है? उसे हम क्या बोलते हैं? जीन विनिमय बोलते हैं। इसके बाद बात आती है उद्विकास का आधार। उद्विकास का आधार क्या है? लैंगिक जनन है। कैसे उद्विकास का आधार? जैसे अपने माता पिता हैं, अपने माता पिता ने क्या किया? अपन को जन्म दिया, है ना। अब उनने लड़की को जन्म दिया या लड़के को जन्म दिया, इसके बाद वो आगे जाके वो जनन करेंगे, तो उनकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, फिर एक संतति का निर्माण होगा। उसके बाद वो फिर जनन करेंगे, तो फिर ऐसे ऐसे क्या होता जाता है? जनन होता जाता है, पीढ़ियों का निर्माण होता जाता है ना। तो उद्विकास का क्या है? आधार है लैंगिक जनन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या बताया मैंने? लैंगिक जनन सबसे पहले, सबसे आईएमपी है। इसमें क्या है? युग्मक निर्माण व संलयन जैसी क्रियाएं होती हैं। उसके बाद ये द्विजन की होता है। मतलब इसमें क्या होता है? 2 जनक क्या होते हैं? भाग लेते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें नर युग्मक चल और मादा युग्मक अचल होता है। इसमें निषेचन जैसी क्रियाएं होती है। अच्छा, युग्मक निर्माण होगा, संलयन जैसी क्रिया होगी, तो क्या होगा? संलयन होगा तो निषेचन की क्रिया भी होगी, है ना। युग्मकों के निर्माण के माध्यम से ही संलयन होता है, और संलयन के बाद निषेचन की क्रिया होती है। जब तक संलयन का मतलब क्या होता है? मिलना, मतलब संयोजन, मतलब अंडाणु शुक्राणु का मिलना। जब तक इन दोनों का मिलना नहीं होगा तो क्या होगा? निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती। लेकिन इसमें युग्मक निर्माण व संलयन जैसी क्रियाएं होती हैं, तो इसमें निषेचन भी होगा। और फिर क्या है? इसमें जीन विनिमय में विभिन्नताएं होती हैं। और क्या बताया मैंने? ये जनन की क्या है? धीमी विधि है ना। धीमी विधि है, लेकिन विकास के आधार पर सबसे अच्छी विधि क्या है? यही है। इसके बाद उद्विकास का आधार होता है। इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। और आप इसको अपने आधार पे क्या है? थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से लिख भी सकते हैं।